Hello student, our today's topic is vector addition law, मतलब सदिश योग के नियम। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 का है, क्लास 11th के चैप्टर 4 का टॉपिक है। ठीक है, क्या है? वेक्टर एडिशन लॉ। कि भाई अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर आ गए तो उनको मैं कैसे ऐड करूंगा। ऐसा तो है नहीं कि दो वेक्टर और तीन वेक्टर, तो 2 और 3 कितने हो गए सर? 5 हो गए, जोड़ दिया सर। क्या है यार सर? तो भाई ऐसा कोई रोल नहीं है कि 2 और 3 5 होते हैं, ऐसा वेक्टर में नहीं चलेगा। हाँ भाई 3 और 4 सर 7, ऐसा वेक्टर में नहीं चलेगा। क्योंकि वेक्टर में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, एक परिमाण और एक दिशा। परिमाण जो तुम बोल रहे हो वो सही है, लेकिन जब उसके साथ दिशा इंक्लूड हो जाती है, जब उसके साथ डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है, तब उसको करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन लॉ में अपन जो पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हिंदी में बोले तो सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम, यह आज का अपना टॉपिक है। अब देखो, सदिश योग का त्रिभुज नियम, त्रिभुज ट्रायंगल 3 आर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। होगा क्या वो समझना कि ट्रायंगल क्या होता है। ये एक ट्रायंगल होता है सर, 1 2 3, इन 3 आर्म को यूज करके ही अपना क्या बना है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ट्लोवा बोलते हैं, TLOVA, ट्लोवा। क्या बोलते हैं इसे? ट्लोवा। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग का त्रिभुज नियम। क्या होता है कि यदि किसी ट्रायंगल की, सुनना पहले, यदि किसी ट्रायंगल की 2 सक्सेसिव आर्म किन्हीं 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, अब देखिए ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, तो तीसरा ऐसे आना चाहिए, लेकिन जो उनकी थर्ड आर्म है वो अपोजिट सीक्वेंस में, इसके अपोजिट सीक्वेंस में उन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। नहीं आया? थोड़ा और अलग तरीके से करते हैं इसको। देखो, एक ट्रायंगल है जिसकी एक आर्म से एक वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करते थे, और मान लेते एक वेक्टर है बी, ऐसे बोल, एक वेक्टर है बी। अब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को ऐड करना है। ऐसा तो है नहीं कि एक के ऊपर बी रख दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कैसे होगा? देखो, पहले इसका एक तरीका है, ये मैंने ए ली, अब इस बी को ले जाके यहां रखा, ये बी, दोनों वेक्टर का सीक्वेंस एक ही है। देख, ये इधर से इधर जा रहा है। अब इसका मतलब अगर मैं थोड़ा समझाऊं तो ये सीक्वेंस वापस एन ऐसे आना चाहिए कि अगर जो तीसरा वेक्टर है, जो तीसरी आर्म है जो इनको मिला रही है, ये पॉइंट, ये ऐसे आ जाती तो ये रिजल्टेंट नहीं होती। लेकिन अगर ये अपोजिट सीक्वेंस में आ जाती कि ये डायरेक्शन इधर है, ये इधर आ रहा, तो ये इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझना कि यदि किसी ट्रायंगल के 2 सक्सेसिव आर्म एक ही डायरेक्शन में किन्हीं 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, मतलब यदि किसी ट्रायंगल की 2 सक्सेसिव आर्म किन्हीं 2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, तो उस ट्रायंगल की थर्ड आर्म अपोजिट सीक्वेंस में उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, और यही ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। और देखते हैं, देखो ये सी है, ये डी है, दोनों को ऐड करना,
सी को लगाया मैंने यहाँ पर और डी को लगाया ऐसे नीचे। थर्ड आर्म किधर है? ये रही, ये सीक्वेंस, इसके अपोजिट सीक्वेंस ये रहा। तो ये हो जाएगा आर रिजल्टिंग वेक्टर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो इंग्लिश में अगर बोले तो क्या बोलेंगे? इफ टू सक्सेसिव साइड ऑफ द ट्रायंगल is representing two vectors, then their third arm or side is represented resultant vector in opposite sequence। इन अपोजिट सीक्वेंस मतलब यदि किसी ट्राइंगल की दो सक्सेसिव आर्म यानी दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करे तो उनकी जो थर्ड आर्म है वो अपोजिट सीक्वेंस में उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो लिख लेते हैं हिंदी में भी, यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं किन्हीं दो सदिशों को व्यक्त करे, किन्हीं दो सदिशों को व्यक्त करे तो उनकी तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके परिणामी को निरूपित करेगी। परिणामी को निरूपित करेगी। हाँ, तो ये हो गया ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वापस बोलता हूँ, यदि किसी ट्रायंगल की दो सक्सेसिव आर्म से किन्हीं दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए तो उनकी जो थर्ड आर्म है अपोजिट सीक्वेंस में, देखो ये सीक्वेंस है इसका, अपोजिट सीक्वेंस, ये इधर आ रहा था ये इधर जाएगा, अपोजिट सीक्वेंस में उनके रिजल्टेंट परिणामी को निरूपित करती है। यही तुम्हारा क्लोवा होता है या सदिश योग का त्रिभुज नियम होता है। थोड़ा और इसके एग्जाम्पल करते हैं, एक दो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए भाई, अब देखो सोचो, पहला एग्जाम्पल लिया मैंने कि एक वेक्टर है इधर ए, एक वेक्टर है इधर बी, ये वेक्टर ये बी वेक्टर। भाई रिजल्टेंट किधर होगा? इन दोनों की थर्ड आर्म कौन सी है? ये रही, लगा दी। ये सीक्वेंस, तो इसका अपोजिट सीक्वेंस इधर, तो आर बराबर ए प्लस बी। ठीक है, एक और ले लो, ये सी, बढ़ा लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ए और बी, मेरे को तो दो का ही आता है सर, तीसरे का तो आपने बताया नहीं। कोई बात नहीं, ये एक तरीके से पॉलीगन हो गया। तो जब पॉलीगन आ जाए, मतलब दो या दो से अधिक आ जाए, तो तुम्हें दो पर फोकस करना पहले। तो दो पर ये एक ट्रायंगल बना दो और इसकी आर्म इधर आ जाएगी। तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट आर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब तुम्हें देखो क्या पता है,
ये रिजल्टिंग वेक्टर और ये सी दोनों एक ही सीक्वेंस में दोनों। तो ये ट्रायंगल की एक साइड मान लो, ये ट्रायंगल की दूसरी साइड, तो ट्रायंगल की तीसरी साइड ये रही, ये ट्रायंगल की तीसरी साइड। तो ये R1 मान लो, तो ये R2, और R2 बराबर R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर। और R1 वेक्टर क्या होता है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर और प्लस C वेक्टर। तो R2 वेक्टर आया कि नहीं आया? तो पॉलीगन वाला भी यूज कर सकते हैं। एक और ले लो, 1 2 3 4, ये 4 वाला आ गया, P Q R S। सबसे पहले इन दोनों का पता है, इधर ही आएगा, तो R1 बराबर P प्लस Q। अब देख, पहला वाला इधर और R इधर, पहला वाला इधर और R इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा। ये क्या हो जाएगा? R2, और R2 बराबर R1 वेक्टर प्लस R, और R1 वेक्टर क्या है? P प्लस Q। तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर R2 आ गया। अब देख, R2 और S, R2 S एक ही सीक्वेंस में, तो इनका रिजल्टेंट ये रहा, R3 बराबर R2 वेक्टर प्लस S, और R2 वेक्टर P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर एंड प्लस S वेक्टर बराबर R3 वेक्टर। तो यार ये भी तो मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी पॉलीगन का जो रिजल्टिंग वेक्टर होता है वो उस पॉलीगन की जो पॉलीगन को बंद करने वाली जो साइड होती है, पॉलीगन को क्लोज करने वाली जो साइड होती है, वापस बोल रहा हूं, किसी भी एक पॉलीगन से बहुत सारे वेक्टर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो उन सभी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो उस पॉलीगन को बंद करने वाली साइड के इक्वल होता है, और उसका सीक्वेंस भी अपोजिट रहता है। तो ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही आया। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिमाग में रखना है। यदि किसी ट्रायंगल की दो सक्सेसिव आर्म से किन्हीं दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उनकी थर्ड आर्म अपोजिट सीक्वेंस में उनके रिजल्टेंट या उनके परिणामी को व्यक्त करती है। बोलो क्लियर है नहीं है? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ट्लोआ। ओके, कल अपन डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, आज के लिए थैंक यू।